भारत में कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में मुल्क मजबूती के साथ बढ़ रहा है आगे। लोगों के सेहतयाब होने की शरह हुई 72.51%। कोविड शरह अमवात भी घटकर हुई 1.92%। रियासती हुकूमत ने पंचायतों में इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात को फरोग देने के लिए शुरू किया काम। 58,000 ग्राम पंचायतों में लगाई जाएंगी स्ट्रीट लाइटें। 52,000 खवातीन को गांव में ही रोजगार के मुहैया कराए जाएंगे मौके। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया रियासत का पहला प्लाज्मा बैंक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने प्लाज्मा बैंक का किया इफ्तिताह। कहा, कोरोना में प्लाज्मा थेरेपी है कारगर। और रायबरेली एम्स में ऑनलाइन ओपीडी का हुआ आगाज। लोग व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए डॉक्टर्स को अपने मसाइल बताकर तिब्बी खिदमात से कर रहे हैं इस्तिफादा। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। भारत में कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में मुल्क मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल के मुताबिक मुल्क में 16 अगस्त तक कोविड-19 के 3,41,400 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 16 अगस्त को 7,31,697 कोविड-19 के टेस्ट हुए। कोरोना के इन्फेक्शन के खिलाफ हुकूमत के सख्त इकदाम की बदौलत कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार कमी देखने को मिल रही है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 57,500 से जायद कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में अब तक 19,19,000 से जायद कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। लोगों के सेहतयाब होने की शरह 72.51% हो गई है। वहीं शरह अमवात भी मुसलसल घट रही है। इस वक्त कोविड-19 से शरह अमवात 1.92% है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई इम्तिहान के खिलाफ दायर अर्जी को खारिज करते हुए इम्तिहान के इनेकाद की इजाजत दे दी है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, नीट और इंजीनियरिंग दाखिला इम्तिहान, जेईई मेन को मुलतवी करने के मुतालबे वाली अर्जी को आज खारिज कर दिया। अर्जी में कोविड-19 इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के सबब सितंबर में मुजव्वजा जेईई मेन और नीट यूजी इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा किया गया था। जेईई इम्तिहान 1 सितंबर से 6 सितंबर तक मुनक़िद किए जाएंगे। वहीं नीट इम्तिहान 13 सितंबर को होगा। 11 रियासतों के 11 तलबा ने मुल्क में तेजी से बढ़ रहे कोरोना की वबा के मामलों को देखते हुए जेईई मेन और नीट यूजी इम्तिहानात को मुलतवी करने की दरख्वास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। मरकजी वजीर बराए माहौलियात और जंगलात प्रकाश जावड़ेकर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों के वज़राए जंगलात के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वजीर मुमलिकत बराए माहौलियात और जंगलात बाबुल सुप्रियो भी मौजूद रहे। मीटिंग का मकसद शहरी जंगलात स्कीम समेत मवेशियों की देखभाल के लिए निगरानी के निजाम के अलावा दीगर पहलुओं को फरोग देना है। इस मौके पर मरकजी वजीर बराए माहौलियात और जंगलात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डॉल्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और अफसूदगी के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को 15 दिनों में शुरू किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का आदेश है, हम आने वाले 15 दिन में उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे, टाइमलाइन तैयार करेंगे और डॉल्फिन जैसा एक अच्छा एक तरह से जो मछली के प्रजाति में है, लेकिन वो अलग ही है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन को संरक्षण और संवर्धन करने का कार्यक्रम हम 15 दिन में सुनिश्चित करके सबके सामने रखेंगे। मरकजी वजीर जंगलात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मालियाती कमीशन ने जंगलात के लिए अलॉटमेंट को 7% से 10% कर दिया है। उन्होंने कहा कि कैंपा फंड का 80% जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फाइनेंस कमीशन ने इस बार फॉरेस्ट का वेटेज बढ़ाकर डिवोल्यूशन में राज्यों को जो पैसा मिलेगा उसमें अपना वेटेज फॉरेस्ट का बढ़ा है और फॉरेस्ट का वेटेज अब 10% हो गया है। सो 10%, अर्लियर इट वाज 7%, 3% से वो बढ़ा है। इसका मतलब फॉरेस्ट को अब ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, मिलेंगे अगर राज्य सरकार खुद के पैसे लगाएगा तो।
वजारत बराए इत्तलात और नशरियात में सेक्रेटरी अमित खरे ने 16 जनवरी से 31 जनवरी के दरमियान वजारत में चलाए गए सफाई हफ्ते 2020 में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली वजारत के मुख्तलिफ महकमों को सफाई हफ्ता अवार्ड 2020 से नवाजा, जिसके तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IMC को पहला, DD न्यूज को दूसरा और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB को तीसरा मकाम मिला है। इस मौके पर वजारत इत्तलात और नशरियात में सेक्रेटरी अमित खरे ने अवार्ड हासिल करने वाले महकमों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि साफ भारत मिशन में वजारत का अहम किरदार रहा है। वजारत ने अपने सभी महकमों को और उसके जरिए समाज में सफाई का जज्बा बेदार किया है। सबसे पहले मैं तीनों पुरस्कार विजेताओं भारतीय जनसंचार संस्थान, दूरदर्शन और प्रेस सूचना ब्यूरो को बधाई देता हूं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इस स्वच्छता अभियान में महती भूमिका रही है और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं, स्वच्छता कोई एक सप्ताह या पखवाड़ा नहीं है। स्वच्छता एक जीवन शैली का अंग है। वर्षों वर्षों तक हमें अपनी जीवन शैली का अंग बना के इसे रखना है। इंटरनेशनल क्रिकेटर और रियासती हुकूमत में काबीना वजीर चेतन चौहान के इंतकाल से जहां सभी गमजदा हैं, वहीं उनके इंतखाबी हल्के अमरोहा जिले में भी गम की लहर दौड़ गई है। अपने अजीज लीडर की मौत से हर कोई गमगीन है। आजहानी चेतन चौहान अमरोहा जिले के नौगांव असेंबली हल्के से BJP उम्मीदवार के तौर पर रुकन असेंबली मुंतखब हुए थे और रियासत की योगी हुकूमत में काबीना वजीर बनाए गए थे। इससे कबल 1991 और 1998 में भी चेतन चौहान अमरोहा असेंबली हल्के से BJP के टिकट पर 2 बार रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। उनकी मकबूलियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो अपनी मिलनसारी के सबब सियासी मुखालिफिन में भी मकबूल थे। उनकी मौत के बाद जिले के लोग अपने अजीज लीडर को याद कर रहे हैं और उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उनका यहाँ कार्यकर्ताओं में और जनता में इतने लोकप्रिय थे, इतना प्रेम था कि मैं समझता हूँ यहाँ के कार्यकर्ता के दिमाग में वो बिल्कुल अमर हो गए। और जो हमारे ये जिला ही नहीं, विधानसभा ही नहीं, प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए इतनी बड़ी क्षति है कि संभवतः वो पूरी ना हो पाए। ऐसे महान आत्मा वो आए थे कि जिसका कोई गुणगान शब्दों में नहीं किया जा सकता और मैं मानता हूँ ऐसे पुरुष कभी कभी पैदा होते हैं। चेतन चौहान जी की मौत की खबर मिलने के बाद में हो सकता है कि अमरोहा वासियों की बड़ी दुख की खबर है। उन्होंने जहां राजनीतिक जीवन से पहले खेल की दुनिया में नाम कमाया है, लेकिन राजनीतिक दुनिया में जिस तरह से शालीनता के साथ एक लंबी पारी खेली है और जिस शालीनता के स्वभाव के साथ साथ उन्होंने समाज के बीच में रहे, उसकी अल्फाजों से तारीफ नहीं की जा सकती। लेकिन मैं खुद भी अपने आप को कहीं मुकदौना महसूस करता हूँ इस मामले में। उनकी क्षति अमरोहा के साथ साथ देश की बड़ी क्षति है। चेतन चौहान जी की मृत्यु का सुनकर व्यथित हूँ, मन को पीड़ा है। वो बातें याद आती हैं, हम और वो एक ही विधानसभा से आमने सामने चुनाव भी लड़े, उसके बावजूद भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे। आज भी जब ये खबर सुनी है, दिल को बहुत तकलीफ हुई है। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा दिल अजीज़ और दोस्त तो मैं कह नहीं सकता, हमारे बड़े थे, मन बहुत व्यथित है। चेतन जी बहुत अच्छे आदमी थे। सियासत में होते हुए भी वो कभी सियासत के दाव पेच नहीं अपनाते थे, उनसे परहेज करते थे। खिलाड़ी होने के नाते जीवन साफ और सुथरा था। ऐसे समय हम सब के बीच से चले गए। खुदा उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की ताकत दे और उनको हिम्मत दे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने पंचायतों में इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात को फरोग देने का काम शुरू कर दिया है। गांव में सड़क, पीने का पानी, वाटर रिचार्जिंग, तालाबों का फरोग, रोशनी का इंतजाम और सफाई समेत जो भी लाजमी जरूरियात होना चाहिए उन्हें पूरा किया जा रहा है। इससे लोगों को गांव में ही वो सारी सहूलियात दस्तयाब होंगी जिनके लिए लोग शहर भागते थे। कोरोना की वबा के दौरान इसका फायदा मुहाजिर मजदूरों को भी मिल रहा है।
गांव में जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, पंचायत भवन, सड़क, पेयजल की व्यवस्था, हर घर में नल से जल देने की व्यवस्था, वाटर रिचार्जिंग, हर गांव में एक तालाब विकसित किया जाए जो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट की तरह काम करे, यानी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में काम करे। यानी गांव में फिजिकल अवस्थापना सुविधाओं का विकास और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को तेज करना, ये एक मेन फोकस है। और इसी क्रम में 18 जिले के 204 विकास खंडों में ICDS का जो टेक होम राशन पुष्टाहार जिसे हम कहते थे, वो सप्लाई करने का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिल रहा है और वो अपने आप में एक 1200 करोड़ का टर्नओवर है। प्राइमरी स्कूलों में 4 करोड़ स्कूल ड्रेस बच्चों में वितरित किए जाते हैं, उसमें से 1 करोड़ का लक्ष्य इस बार हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए रखा है और उनको मिला है, उस पर वो काम कर रहे हैं। एक स्कूल ड्रेस में 100 रुपये की आमदनी होती है, यानी 100 करोड़ का टर्नओवर इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के बीच में आमदनी के तौर पे बटेगा। तो रोजगार सृजन, गांव में अवस्थापना सुविधाओं का विकास और आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए जो भी काम किया जाना है वो हमारी अभी पहली प्राथमिकता है। गाँव को इस तरह से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ अवस्थापना सुविधाओं की कमी की वजह से लोग शहरों की ओर जाने का रुख न करें। रियासती हुकूमत ने फैसला लिया है कि 58,000 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके लिए एक शख्स को ट्रेनिंग दी जाएगी जो उन्हें लगाने से लेकर रखरखाव तक के सभी अमूर अंजाम देगा। इस तरह रियासत में 58,000 लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। वहीं खुद इमदाद ग्रुप के जरिए 52,000 गाँव में कम्युनिटी टॉयलेट के लिए एक खातून का इंतखाब किया जाएगा जिसे 6,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे, जिससे 52,000 खवातीन को गाँव में ही काम के मौके दस्तयाब होंगे। प्रदेश सरकार ने पंचायतों में एक निर्णय लिया है कि हम स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, शहरों की तर्ज पे LED स्ट्रीट लाइट पंचायत में लगाएंगे, जिसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया गया है। तो अब इसमें एक तरफ हम लोग ये कर रहे हैं कि हर गांव में एक आदमी को इलेक्ट्रीशियन और LED लाइट में थोड़ी दक्षता की ट्रेनिंग दी जाए। तो यहाँ पे 58,000 पंचायतें हैं, ऐसे लोगों को इसमें समायोजित किया जा सकता है, एक स्थायी रोजगार सृजित किया जा सकता है। कम्युनिटी शौचालय जो निर्माण किए गए हैं उसमें सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि हर पंचायत में एक महिला को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इंगेज किया जाए और उनको 6,000 रुपये मासिक तनख्वाह दी जाए। तो ये अपने आप में एक 52,000 रोजगार इधर सृजित करता है। तो ये अवस्थापनाएं सुविधाएं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेंगे गाँव में। कोरोना से मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बड़ा कदम उठाते हुए ट्रांसफ्यूजन मेडिकल मेडिसिन महकमे में उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इस प्लाज्मा बैंक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना के इन्फेक्शन में प्लाज्मा थेरेपी बहुत मुफीद है। इस दौरान वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी ने बताया कि इस प्लाज्मा बैंक में अतिया करने वालों के प्लाज्मा को स्टोर करने और इसके नमूनों को जमा करने के साथ ही दीगर सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को फराहम कराए जाने की सहूलत दस्तयाब होगी। उत्तर प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक के उद्घाटन पर मुझे बहुत खुशी है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इस प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कर रहा है। कोरोना इलाज में प्लाज्मा थेरेपी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट एक राहत है, एक तरीका है फॉर रिकवरी ऑफ दीज पेशेंट्स। और वो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता शुड ऑल्सो बी पार्टी टू दिस और उसको हम ये इलाज भी उनके पास पहुंचा सकें। इस मौके पर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन महकमे की सरबराह डॉक्टर तुलिका चंद्रा ने बताया कि प्लाज्माफेरेसिस का अमल पूरी तरह महफूज है। इस प्रोसेस में अतिया दहंदगान का ब्लड प्लाज्मा थेरेपी मशीन में डाला जाता है और सिर्फ वही ब्लड इस्तेमाल में लिया जाता है जिसमें कोरोना इन्फेक्शन से लड़ने की एंटीबॉडी होती है। उन्होंने बताया कि यह अमल किसी भी तरह नुकसानदेह नहीं है और इसके जरिए जो भी प्लाज्मा लिया जाता है उसमें कोरोना के संगीन मरीजों के कामयाब इलाज का काफी इम्कान रहता है। आज ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग KGMU द्वारा
प्रथम उत्तर प्रदेश का प्रथम प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया है और ये अपने आप में एक कदम है, सकारात्मक पहलू है। जब कोविड महामारी, जब पूरे वैश्विक महामारी पूरे देश में फैली है और लोगों की जान ले रही है, तो एक आशा की किरण, एक होप कि हम उनकी मदद कर सकते हैं और शायद उनके लिए जीवन दान भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने प्लाज्मा दिया है और प्लाज्मा बहुत सारे लोगों में फायदा भी किया है, जिसकी वजह से और इसके साथ साथ बहुत सारे कोविड पेशेंट्स हैं जो रिकवर हुए हैं। आज जरूरत है उन कोविड पेशेंट्स को भी सकारात्मक होने की। प्लाज्मा बैंक में आइए, अपना प्लाज्मा डोनेट करिए। बारिश के मौसम में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने के लिए खुसूसी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का शिकार नौजवान ही हो रहे हैं। लेकिन बुजुर्गों और बीमार लोगों के साथ संगीन सूरत हाल पैदा हो रही है। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। इस बारिश के मौसम में संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। ऐसे में हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खास तौर पर तब जब हमारे घर में बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग मौजूद हैं। युवाओं में तो आजकल असिम्प्टोमेटिक लक्षण नजर आते हैं, जिससे घर के अन्य लोगों तक ये बीमारी पहुंच सकती है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को इस बीमारी से ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। सबसे बड़ा जो संकट है वो ये है कि मौत के आंकड़ा नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए ये देखने में आ रहा है कि जो लोग हाई रिस्क के लोग हैं, हाई रिस्क पेशेंट ही इस चपेट में आ रहे हैं। उन हाई रिस्क में छोटे बच्चे हो सकते हैं 6 साल तक के, 58 साल से ऊपर के बुजुर्ग हो सकते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हो सकती हैं, या क्रॉनिक बीमारियों के मरीज हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की लंग्स की बीमारियां हैं, किसी को लिवर की बीमारी है या किडनी की बीमारी है, किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, कोई मान लीजिए कैंसर की बीमारी के मरीज़ हैं, तो ये मरीज़ हर घर में हैं। तो मैं कहूँगा कि जो युवा हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं। ये देखने को मिला है कि इन्फेक्शन उनमें सबसे ज़्यादा है, लेकिन मौत का आंकड़ा उनमें सबसे कम है। मौत जिनमें ज़्यादा होगी, हाई रिस्क वालों में होगी। तो जो बाहर निकलने वाले लोग हैं वो एक जिम्मेदारी निभाएं, चाहे वो काम पे बाहर जा रहे हैं, चाहे किसी सामान लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। उन लोगों को अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। जैसे ही वो अंदर आते हैं घर में, अपना बाहर वाला कमरा रखें, वहाँ पे सारे कपड़े निकाल दें, हाथ मुंह धो करके, प्रॉपरली सैनिटाइज करके, मास्क लगा करके ही घर वालों से दूर से मिलें। वो अपने आप को मान के चलें कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि बड़ी संख्या में एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव्स की संख्या बढ़ी है। लगभग 60 से 70% तक का अगर लखनऊ का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से या किसी माध्यम से उनको किया जाता है रैंडम सैम्पलिंग में, तो पॉजिटिव आते हैं। तो ऐसे में इनको अपने आप को पॉजिटिव मानते हुए ही घर वालों से व्यवहार करना चाहिए। इस मौसम में सावधानी बरतने के साथ ही हमें अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना होगा, जिससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। खाने की थाली जितने रंग होंगे उतना हमें बचाव होगा। यदि जो थाली है उसमें 5 रंग अगर होंगे नेचुरल 5+, तो सारी पूर्तियां लगभग हो जाती हैं उसमें, तो कुछ अलग से ज़्यादा फिर लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो खाने के लिए 5 रंग ले सकते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, इनके सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है। साथ ही साथ गर्म पानी पीने के लिए कहा गया है कि पानी की आदत डालें गर्म पीने की। साथ ही साथ गर्म भोजन करें, प्राणायाम करें, योगा करें, या इंडोर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कर लें प्रॉपर तरीके से। जो एक्सरसाइज का एक शेड्यूल है, कार्डियक एक्सरसाइज, उतना कर लें। 2 गज की दूरी बरतने के साथ ही हमें और भी विशेष सावधानियां बरतनी होंगी, तभी हम कोरोना के संक्रमण से बचाव कर सकते हैं और अपने साथ ही अपनों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ।
कोरोना वायरस के सबब तकरीबन सभी जगह काम करने के तरीके तब्दील हो गए हैं। ऐसे में बदले हुए तरीके से अहम खिदमत आवाम को मुहैया कराई जा रही हैं। ऐसे ही रायबरेली एम्स में भी कोरोना की वजह से ऑनलाइन OPD का आगाज किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के डॉक्टर्स के मोबाइल नंबर और ईमेल ID गेट पर चस्पा किए गए हैं, जिससे लोग व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए डॉक्टरों को अपने मसाइल बताकर तिब्बी खिदमत का फायदा उठा रहे हैं। रायबरेली एम्स के इस इंतजाम से न सिर्फ रायबरेली बल्कि आसपास के कई जिला के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। रायबरेली एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर अरविंद राजवंशी ने बताया कि ऑनलाइन OPD के जरिए लोगों को सेहत खिदमत का फायदा देने का काम लगातार चल रहा है। इससे लोग इस्तेफादा भी कर रहे हैं। ऑनलाइन OPD का फायदा उठाने वाले मरीजों ने बताया कि इस सर्विस से वो पहले व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए डॉक्टर्स को अपने मसाइल बताते हैं, जिस पर डॉक्टर उन्हें व्हाट्सएप के जरिए ही दवा का पर्चा बनाकर भेजते हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें तारीख देकर बुलाया जाता है, जिससे उन्हें कोरोना की इस वबा के दौरान बेहतर तिब्बी फायदा मिल रहा है। कोरोना के टाइम देखिए टेली कंसल्टेशन में ऑनलाइन जो हमारी सुविधा है उसमें सबसे पहले हम मेडिसिन एक प्रेस्क्रिप्शन लिख के पेशेंट को भेज रहे हैं, ठीक है। अगर वो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसके बाद उससे अपॉइंटमेंट एक फिक्स की जाती है। पहले फ़ोन पे ही उसका स्क्रीनिंग किया जाता है, थोड़ा सा जानकारी ली जाती है कि वो कहीं कंटेनमेंट जोन में नहीं हो या उसको रिसेंट कोई फीवर या ऐसा कफ ना हुआ हो। ये सारी जानकारी जब क्लियर हो जाती है तब उसको एक अपॉइंटमेंट दिया जाता है, फिज़िकल अपॉइंटमेंट, कि वो यहाँ आ पाए और इलाज ले पाए। उसके भी गाइडलाइंस हैं, जैसे सबसे पहले एम्स में जब वो आता है तो उसकी बाहर स्क्रीनिंग की जाती है। सबसे पहले स्क्रीनिंग के बाद उसको मास्क दिया जाता है पहनने को और ये कोशिश की जाती है कि वो अकेला ही यहाँ तक आए, उसके साथ जो अटेंडेंट वगैरह हैं वो बाहर गाड़ी में ही बैठे रहें। चित्रकूट जिले में कौमी देही गुजर बसर मिशन के तहत 3,961 खवातीन इमदाद ग्रुपों की तश्कील करके खवातीन को रोजगार से जोड़ा जा रहा है और उन्हें खुद कफील बनाने का काम किया जा रहा है। खवातीन की माली हालत को बेहतर बनाने और उन्हें ताकतवर बनाने की सिमत में कदम बढ़ाने के लिए खवातीन इमदाद ग्रुपों की मौसर तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। जिले के सदर ब्लॉक करवी की ग्राम पंचायत कुटहा में कौमी देही गुजर बसर मिशन के जरिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ताउन से सैनिटरी पैड बनाने की 2 इकाइयां कायम की गई हैं। गांव खेरापति खुद इमदाद ग्रुप की 7 खवातीन न सिर्फ सैनिटरी पैड बनाकर अपनी आमदनी के जरिए अपने कुनबों को खुशहाल बना सकेंगी, बल्कि इन सैनिटरी पैड्स को ग्रुप की खवातीन गांव में गरीब बच्चों और खवातीन को मुफ्त तकसीम करके उन्हें सफाई के तई बेदार भी करेंगी। जिला मिशन मैनेजर अंकिता शुक्ला ने बताया कि कौमी देही गुजर बसर मिशन के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जरिए जिले में सैनिटरी पैड बनाने की 5 यूनिट कायम की गई हैं, जहां ग्रुप की खवातीन को तरबियत देने के साथ ही मशीनें और 6 माह तक के रॉ मटेरियल भी मुफ्त दिए गए हैं। इसके साथ ही फरोख्त के लिए भी महकमों के जरिए उन्हें ताउन मुहैया कराया जाएगा। में हम 7 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि जो अभी ये माल मिला है तो सरकार की तरफ से मिला है। 6 महीने तक हम इसमें करेंगे। जो ये वो होगा तो हम किशोरियों को देंगे, गांव की महिलाओं को देंगे, जागरूक करेंगे। अभी तक महिलाएं जागरूक नहीं थी, नहीं जानती थी। अब ये सैनिटरी नैपकिन हम बनाएंगे, गांव की दीदियों को देंगे, स्कूल भिजवाएंगे, बालिकाओं को देंगे, सब जगह भिजवाएंगे। लेकिन हम ऐसा काम करते थे कि मतलब गांव में अपने खेती किसानी मजदूरी वगैरह करते थे, मतलब नरेगा में। लेकिन अब जिस दिन से मशीन आ गई हैं तो लेकिन सरकार की तरफ से हमारी बहुत अच्छी सुविधा की है कि हम अपना घर परिवार चला लेंगे, अपनी ड्यूटी करके अपने बच्चे खिला लेंगे। हम सरकार ने हमारा अच्छा किया हमारे साथ, गरीबों के साथ। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और आजीविका मिशन की मदद से इस यूनिट को स्थापित किया गया है। यहाँ पे एक ग्राम पंचायत कोटाहा में 2 यूनिट स्थापित की गई हैं, जिसमें पूरी फंडिंग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मदद से ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये मशीनें हैं और इन्हीं के हम इंजीनियर आके हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियों को इन्होंने ट्रेनिंग दी है
और इसके बाद ये दीदियाँ इससे प्रोडक्शन करके सैनिटरी नैपकिन पैड बनाकर हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदी और किशोरी जो हमारे गांव में रहती हैं, जो इसके बारे में अभी ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, उनको जागरूक करेंगी, उन तक ये पहुंचाएंगी, जिससे कि उनको इससे होने वाली बहुत सी बीमारियों से बचाया जा सके। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के संगे बुनियाद की तैयारियों को लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अवनीश कुमार अवस्थी की क़यादत में यूपीडा की टीम 2 रोज़ा दौरे पर इतवार को अलीगढ़ पहुंची। खैर रोड पर वाक़ अंजुला में मुजव्वज़ा ज़मीन का मौके पर मुआयना किया जाना है। हुकूमत बुनियाद रखने से कबल यहाँ सड़कों की तामीर और बिजली के लिए सब स्टेशन कायम करने की तैयारी में है। मौके पर सभी महकमों के अफसर मौजूद थे। इस दौरे के बाद ही पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा। टीम ने जिला सतह के अफसरान के साथ मीटिंग भी की। मरकजी हुकूमत अलीगढ़ समेत यूपी के 6 अजला में डिफेंस कॉरिडोर तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। 11 कंपनियों को जमीन का अलॉटमेंट कर दिया गया है। तकरीबन 2500 लोगों को शुरुआत में रोजगार मिलेगा। छह नोड्स हैं हमारे, लखनऊ, कानपुर, आगरा, झांसी, चित्रकूट और अलीगढ़। तो ये पहला नोड है जहां पर हम जितनी भूमि हमको मिली थी लगभग पूरी 11 कंपनीज को हम लोग अलॉट कर चुके हैं। माननीय सांसद जी यहाँ हैं, यहाँ पर जो है इंडस्ट्री एसोसिएशंस के लोग हैं, यहाँ पर जिलाधिकारी हैं, यहाँ पर एसएसपी हैं, सभी लोग हैं, हमारे अधिकारी, हमारे एडिशनल सीईओ वर्मा जी हैं। हम लोग सभी लोग कोशिश में हैं कि इस नोड को सफलतम बनाकर पहला नोड जो हमारा है इसको हम पूरी तरह से आच्छादित करें। प्रधानमंत्री जी की और मोदी जी की प्रथम योजना है, उसको लेते हुए मीटिंग लिए यहाँ पर सभी आप लोग मौजूद थे। यहाँ बहुत अच्छा डिफेंस कॉरिडोर बहुत जल्दी बनने जा रहा है। उसको लेके आया क्योंकि मुख्यमंत्री जी को उद्घाटन करना है, इसलिए उससे पहले निरीक्षण करने जमीन कितनी अलॉट हो गई, किसानों को कोई परेशानी तो नहीं है, किसानों को पैसा मिला नहीं मिला, उसकी जानकारी लेने के लिए आए। अलीगढ़ लीप्स एंड बाउंड्स में होगा, कोई इसकी मियाद ही नहीं है, आप इसका कोई पैमाना कर नहीं सकते। वो एक ऐसी चीज़ आई है कि इंडिपेंडेंस के बाद इतनी बड़ी चीज़ अलीगढ़ में हुई ही नहीं जो अब होने वाली है। फिरोजाबाद में हुकूमत और ज़राई माहिरीन के जरिए किसानों के मफाद में चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों और इजलासों का फायदा उठाकर वो अपनी आमदनी 3 गुना कर रहे हैं, साथ ही उसे 4 गुना करने की सिमत में गामजन है। जिले में नारकी ब्लॉक हल्के के किसानों के जरिए शिमला और अचारी मिर्च की पैदावार मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अच्छे मुनाफे पर फरोख्त होती है। दिल्ली, आज़ाद मंडी, राजस्थान, चंडीगढ़, कानपुर में यहाँ की मिर्च की काफ़ी डिमांड है। जिले में नारकी ब्लॉक दहाइयों से खारे पानी की मसले से 2-4 रहा, जिससे यहाँ कोई भी खेती नहीं हो पाती है। लेकिन जब से यहाँ के किसानों ने शिमला और अचारी मिर्च की खेती करना शुरू की है, तब से वो काफ़ी खुशहाल हो गए हैं। यहाँ की मिर्च के मेयारी होने के साथ ही दीगर रियासतों से सस्ती होने के सबब मदर डेयरी और सैफरॉन जैसी निजी कंपनियों ने नारकी में अपने खरीद मराकज खोल लिए हैं और यहां से किसानों की पैदावार खरीद कर उसे पैकिंग करके बाहर भेजते हैं। नारकी का इलाका दीगर इलाकों के किसानों के लिए एक नजीर कायम कर रहा है। अब मिर्च के बीज के कारोबार में भी ये इलाका अच्छा मुनाफा कमा रहा है। यहाँ की दुकानों पर मिर्च के बीज की 1 दर्जन वैरायटी दस्तयाब है। जनपद है वो मुख्यतः आलू और बाजरा की खेती के लिए जाना जाता है, परंतु हमारे जो नारकी क्षेत्र के जो किसान भाई हैं उन्होंने कुछ इनोवेटिव पहल करते हुए यहाँ पे उन्होंने अपने खेतों में शिमला मिर्च और अचारी मिर्च की जो खेती करी है, उसकी वजह से आज उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा सुधार है उसमें। और अब यहाँ तक आलम है कि हमारे यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग भी हो रही है, कंपनीज आ रही हैं और APMC एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए हैं उसकी वजह से वो उसका फ़ायदा उठाते हुए डायरेक्ट मार्केटिंग भी हो रही है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने एक फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप भी बनाया है, तो कुल मिला के वहाँ पे एक समृद्धि का माहौल है जो नारकी में है। जी, मेरा नाम ललित कुमार सैनी नारकी से हूँ और यहाँ शिमला मिर्च और अचारी मिर्च काफ़ी समय से लगाई जा रही है। तो इसमें जो इस खेती के अपनाने में जो श्रेय जाता है वो सरकार द्वारा जो भी योजना है उनको, और विकास भवन में जो DD साहब हैं, DO साहब हैं, उनके समय समय पर दिशा निर्देश, और प्राइवेट सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं उनके जो अच्छे पोस्ट पर जो व्यक्ति हैं तो उनके सानिध्य में इस खेती को पहले से जब अपना रहे थे, इनकी अनुपस्थिति में तब इतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। आज इनके यहाँ आने से इस खेती में कम से कम
जो लागत नहीं निकल पा रही थी, वो लागत निकालने के बाद आज यहाँ का किसान खुशहाल है, उसके चेहरे पर खुशी है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। भारत में कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में मुल्क मजबूती के साथ बढ़ रहा है आगे। लोगों के सेहतयाब होने की शरह हुई 72.51%। कोविड शरह अमवात भी घटकर हुई 1.92%। रियासती हुकूमत ने पंचायतों में इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात को फरोग देने के लिए शुरू किया काम। 58,000 ग्राम पंचायतों में लगाई जाएंगी स्ट्रीट लाइटें। 52,000 खवातीन को गांव में ही रोजगार के मुहैया कराए जाएंगे मौके। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया रियासत का पहला प्लाज्मा बैंक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने प्लाज्मा बैंक का किया इफ्तिताह। कहा, कोरोना में प्लाज्मा थेरेपी है कारगर। और रायबरेली एम्स में ऑनलाइन ओपीडी का हुआ आगाज। लोग व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए डॉक्टर्स को अपने मसाइल बताकर तिब्बी खिदमात से कर रहे हैं इस्तिफादा। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।